प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय लेंगे। इसमें प्रथम यूनिट में मनु, कौटिल्य और शुक्र हैं। ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को प्रदर्शित करती है। दूसरा, इसमें जो मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज की एक आधारभूत व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। इसी के साथ इसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की झलक भी मिलती है। इसमें सप्तांग सिद्धांत, 60 गुण्य नीति, मंडल सिद्धांत, ग्राम प्रशासन, शासन प्रबंध आदि प्रमुख विषय हैं। जहाँ मनु अत्यंत प्राचीन है, इसके पश्चात कौटिल्य है। कौटिल्य को आचार्य विष्णुगुप्त कहा गया है। इन्हें चाणक्य का भी नाम दिया जाता है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का तात्पर्य उन राजाओं को संदेश है जो भूमि पर अधिकार करना चाहते हैं, और ये शासन, कूटनीति, शासन कला और कूटनीति पर केंद्रित पुस्तक है। इसके पश्चात प्रथम यूनिट में तीसरे विचारक शुक्र हैं। ये भी प्राचीन भारतीय चिंतन में अंतिम उल्लेखनीय विचारक हैं। तो जहाँ हमारा प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम में प्रथम यूनिट प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। इसके पश्चात दूसरी यूनिट आधुनिक काल की है। इसमें आधुनिक काल के जो विचारक हैं वे हैं राजा राममोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। राजा राममोहन राय ने आधुनिकता की शुरुआत की, विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में महिला शिक्षा का समर्थन और सती प्रथा का विरोध प्रमुख पक्ष हैं। अंधविश्वासों पर चोट करना इनका पुनर्जागरण का एक प्रमुख पक्ष है। इसके पश्चात दूसरे विचारक, दूसरी यूनिट में दूसरे विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने 1857 की क्रांति को विफल होते हुए देखा। इनके दुख और पीड़ा का विषय था, और इन्होंने उन कारणों का मंथन किया जो 1857 की क्रांति में भारतीय पक्ष की विफलता के कारण थे। अतः इसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए इन्होंने राष्ट्रवाद पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और देशी राजाओं के चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम की भावना के प्रयास के लिए इनका जीवन समर्पित रहा। इतिहास में प्राचीन काल में वेदों के समय भारत विश्व का केंद्र था, और
दयानंद सरस्वती का नारा था, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटे। एक बार पुनः भारत के उस गौरव को प्राप्त करें जो वेदकालीन भारत में था। इस संकल्प के साथ उनका संपूर्ण चिंतन और दर्शन है। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद भी भारतीय पुनर्जागरण की परंपरा के एक महान विचारक हैं और इन्होंने भी शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू धर्म संसद में जो हिंदू धर्म का पक्ष प्रस्तुत किया, वो एक प्रेरक पक्ष है। इसके पश्चात भी इनका जीवन भारतीय समाज में पुनरुत्थान, पुनर्जागरण के प्रयासों में लगा रहा। इसी के साथ वे युवाओं को राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं और निश्चय ही हम दूसरी पाठ्यक्रम में, भारतीय राजनीतिक चिंतन के पाठ्यक्रम में दूसरी यूनिट का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि यह यूनिट जो स्वाधीनता आंदोलन से पहले की एक पृष्ठभूमि थी, उसको तैयार करने में भारतीय समाज में जिन महान विचारकों का, समाज सुधारकों का योगदान रहा, उनके चिंतन को प्रस्तुत करती है। निश्चय ही भारतीय गुलामी के कारण थे, समाज में अंधविश्वास, समाज का पिछड़ापन, और यह यूनिट उस काल को में जो पुनर्जागरण, आजादी आंदोलन से पहले के जो समाज सुधार के प्रयास थे, उन पर केंद्रित है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी समाज को राजनीतिक श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित करनी है तो सामाजिक दृष्टि से भी उसकी एक श्रेष्ठ व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर इन तीन विचारकों का तात्पर्य है कि हम बिना एक सामाजिक व्यवस्था के, बिना श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था के हम श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते। तो इसी सामाजिक पुनर्निर्माण की पृष्ठभूमि में हमारा राष्ट्रवाद और स्वाधीनता आंदोलन खड़ा हुआ। हमारी तीसरी यूनिट जो प्रथम स्वाधीनता काल की आंदोलन, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन काल की जो बेला है, उसको प्रदर्शित करती है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रथम विचारक हैं। गोखले न केवल महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बल्कि उन्हें भारत के सार्वजनिक जीवन के पिता की संज्ञा दी जाती है। गोखले चाहे बहुत क्रांतिकारी न हो, लेकिन वे आधुनिक भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के सार्वजनिक जीवन में भारतीयों के विकास के लिए काम किया। अतः उन्हें सार्वजनिक जीवन के पिता की संज्ञा दी जाती है। और गांधी ने भी अपने गुरु होने का गौरव प्रदान किया। इसके पश्चात हमारे इस यूनिट में दूसरे विचारक बाल गंगाधर तिलक हैं। जहां गोखले राष्ट्रीयता की विचारधारा के प्रतीक थे, वहीं तिलक आंदोलन की परंपरा के प्रतीक थे। यद्यपि उनके आंदोलन
महाराष्ट्र तक सीमित थे और गणेश उत्सव की जो महाराष्ट्र में परंपरा थी, शिवाजी उत्सव की जो महाराष्ट्र में परंपरा थी, उनका लाभ उठाते हुए उन्होंने राजनीतिक संदेश दिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक आंदोलन खड़े किए। इस क्रम में तीसरे विचारक दादा भाई नारोजी हैं। दादा भाई नारोजी कांग्रेस की उदारवादी परंपरा के व्यक्तित्व माने जाते हैं। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में 4 विचारधाराएं हैं। प्रथम उदारवादी विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व गोखले और दादा भाई नारोजी करते हैं। दूसरी उग्रवादी विचारधारा है, जिसके हमारे पाठ्यक्रम में प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक हैं। और तीसरे विचारधारा गांधीवादी है, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इन 3 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। चौथी विचारधारा क्रांतिकारियों की विचारधारा है। हमारी चौथी यूनिट में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी के साथ दीनदयाल उपाध्याय को भी सम्मिलित किया गया, जहां महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता आदि के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक आंदोलनों को कि नहीं बल्कि विश्व राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू न केवल स्वाधीनता आंदोलन के एक क्रांतिकारी युवक थे, बल्कि स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्र निर्माण में भी, राष्ट्र के विकास की नींव रखने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं नेहरू के एक वाक्य का उल्लेख करना चाहता हूं। ये बांध, ये कारखाने जहां मनुष्य मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करता है, तो इसकी नींव रखने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है। इसी के साथ भूमि सुधार और भारत में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण नेहरू का योगदान था। हमारे क्षेत्र की भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर नेहरू काल की देन है। इसके पश्चात दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक थे और विपक्ष के रूप में इनकी भूमिका थी। इनके चिंतन में एकात्म मानववाद सबसे प्रमुख है। हमारी 5वीं यूनिट में मानवेंद्र नाथ राय हैं। इन्होंने भारत में साम्यवाद की स्थापना की। साम्यवादी आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में थे और इसी के साथ इनका जो राजनीतिक चिंतन में योगदान है वह नव मानववाद का है। इसके पश्चात भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपना जीवन छुआछूत के विरुद्ध अर्पित किया। उनका यह महत्वपूर्ण योगदान है और अनेक अन्य विषयों पर भी उनके दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतिम विचारक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका निभाई। आज़ादी के पश्चात भी
बिना कोई राजनीतिक पद प्राप्त किए सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाई। इनका दर्शन संपूर्ण क्रांति का दर्शन है। ये हमारा प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। अपेक्षा की जाती है कि छात्र इससे प्रेरणा लेंगे और आधुनिक भारत को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।